सेक्शन आरएसएस की सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाया। तो एक संदर्भ में थोड़ा आप लोगों को, हमारे लोगों को बहुत सारी बातें जानकारी नहीं है। भारत के संविधान में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के संबंध में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में लिखित उल्लेख है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शायद मैं ही ये बात कह रहा हूं। ये भारत का संविधान है, आप लोगों को भी एक कॉपी लेकर रखना चाहिए। ये अंग्रेजी और उसके साथ साथ हिंदी दो भाषा का संविधान है। आप लोग अंग्रेजी और मराठी का ले सकते हो, क्योंकि एक केवल मराठी का लेने से बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ओरिजिनल जो संविधान की भाषा है वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, फिर उसका ट्रांसलेशन मराठी या हिंदी में पढ़ना चाहिए, तो और ज़्यादा बात समझ में आती है। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें 340वां जो आर्टिकल है, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्तियों को या व्यक्ति समूहों को रिजर्वेशन देना है तो उसको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, उसके बारे में 340 में, 341 में, 342 में एक कमीशन के रेफरेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340, 341, 342 में लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। The President may by order appoint a commission consisting of such persons as he think fit to investigate the condition of socially and educationally backward classes। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिखित है। सोनोले यहां वकील है, मैं वकील नहीं हूं। है ये वकील का मैं थोड़ा सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं। वैसे वकील से कम नहीं जानता हूं मैं, मगर डिग्री नहीं है मेरे पास। डिग्री सोनोले के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है उससे भी कम नहीं जानता मैं। उनको जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़ा करता हूं तो उनको कहता हूं ये ऐसा चाहिए, ऐसा बोलो, उधर बोलो। तो ये जो मेरा ज्ञान है, जानकारी है, संविधान का अमल है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, एमए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी। तो उसने मुझे ए सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो मैंने कहा मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की है। मैंने उसको कहा तो आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा वकील धंधा करने के लिए संविधान पढ़ता है, मैं ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पढ़ता हूं। मैं धंधा करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये लड़ाई लड़ने के लिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए मुझे याद रहता है कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। मैंने इसको बाद में निकाला मेरे बैग से, मैं साथ में लेकर ही चलता हूँ, बाद में निकाला, मगर चर्चा में
ओहड़ गुरु जी को और एडवोकेट राहुल मखरे को मैंने पहले कहा और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी निकाला कि कार्यक्रम में मैं पढ़ के सुनाऊंगा लोगों को कि यहाँ लिखा हुआ। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ये शब्द संविधान में 340वें आर्टिकल में लिखा हुआ है और भारत के संविधान में कहीं पर भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इस तरह का EWS नाम का कोई शब्द ही नहीं है या ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है। दूसरी बात मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसका भी रेफरेंस इसके साथ में है। वो क्या है? वो है राइट टू इक्वेलिटी। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ से संबंधित है। उसी से संबंधित दूसरी बात है, द स्टेट शैल नॉट discriminate against any citizen on grounds only on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। यहां भी इकोनॉमिक नहीं है, सोनोले है नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट एक एक शब्द त्याला मराठीमध्ये असं म्हणतात कीस काढला जातो और ये संविधान में एक बार रीडिंग होता है, संविधान सभा में दोबारा रीडिंग हुआ, 3 बार रीडिंग हुआ, फिर 3 बार बहस हुई, फिर उसके बाद ये शब्द और ये ड्राफ्ट पास हुआ। ये किसी को पता नहीं है। तो ये बगैर सोचे समझे इकोनॉमिक शब्द इसमें नहीं डाला गया, नहीं सोच समझ कर नहीं डाला गया, क्योंकि केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस शब्द डालने से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के साथ अन्याय हो सकता है, इसलिए इकोनॉमिक शब्द नहीं डाला गया। मगर इसके अलावा आर्टिकल 16 भी थोड़ा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो 16(4) में लिखा हुआ है। 16(4) में क्या लिखा हुआ है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन of appointments or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। इसका हिंदी में अर्थ है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। तो कहीं पर भी EWS का कोई संदर्भ नहीं है। 14, 15, 16, 340 इतने प्रोविजन रिजर्वेशन से संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं पर भी EWS का रेफरेंस नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य को मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत, ऐसा एक चैप्टर संविधान में है। तो जब ये कानून पार्लियामेंट में रखा गया
तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सहारा लिया कि गरीबों का कल्याण करने के लिए ये हम कर रहे हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सरकार पर बंधनकारक नहीं है कि उस पर अमल करे, मगर सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो उन्होंने कानून बनाया उसका सहारा लेकर। वहां पर भी ईडब्ल्यूएस का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ऐसा कंबाइन है। तो ये बात साथियों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये संविधान का जो ओरिजिनल मौलिक आइडियोलॉजी है, संविधान की भी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के बाहर का मामला है। ये विचारधारा संविधान के अधीन एक आइडियोलॉजी है संविधान की, कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को प्रोटेक्शन देने की, उसके लिए कानून बनाने की, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में लिखा हुआ है। मगर ईडब्ल्यूएस के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। सरकार चाहती तो ईडब्ल्यूएस के बारे में संविधान संशोधन कर सकती थी, ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी और एक बात, संशोधन नहीं किया। दूसरा कि क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उसके बारे में सरकार कमीशन अपॉइंट कर सकती थी। सरकार के कानून मंत्रियों को मालूम है कि अगर ऐसा किया गया तो वो कमीशन सरकार के विरोध में रिकमेंडेशन देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ही नहीं है। इसलिए सरकार ने कमीशन अपॉइंट करने के झंझट का रास्ता नहीं अपनाया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, ओबीसी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। तो ये थोड़ा सा मैं सोशल सिस्टम के आधार पर समझाता हूं। ब्राह्मण के लिए रिजर्वेशन नहीं है, क्षत्रिय के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वैश्य के लिए रिजर्वेशन नहीं है। जिसे ओबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शूद्र है उसको ही ओबीसी कहा गया है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है, यानी उससे नीचे है, यानी शूद्र से नीचे है। शेड्यूल कास्ट अछूत है, शूद्र नहीं है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट को पढ़े लिखे लोग शूद्र मानते हैं, तो ये बहुत गलत, इसने बहुत भारी नुकसान किया। इसने ओबीसी को ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने का काम किया। इस गलती की वजह से जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के पढ़े लिखे लोगों ने जो गलती की, जो रियलिटी में नहीं है। शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है। अछूतों को कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट कहा, आदिवासियों को बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल ट्राइब कहा। जो वर्ना सिस्टम में शूद्र है उन शूद्रों को ओबीसी कहा गया है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शूद्र है, तो मैं जो समझाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि बुनियादी रूप से समझाना इसलिए चाहता हूं कि समझना जरूरी है
कि ओबीसी की संख्या 52% और एससी और एसटी की संख्या 22.5%, तो ये 74.5% लोग हैं। हो गया ये 74.5%। तो इसका मतलब है अभी रह गए हैं 25.5%। इसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो माइनॉरिटी के लोग अगर 10% माइनस कर देते हैं तो लोग बचते हैं 15%। तो केवल 15% लोगों को ही रिजर्वेशन नहीं है, केवल 15% लोगों को ही रिजर्वेशन नहीं है। तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, ये आरएसएस की सरकार ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रिजर्वेशन देने के लिए, जो संविधान की विचारधारा में है ही नहीं, संविधान की आइडियोलॉजी ही नहीं है। दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको, 16(4) में ऐसा लिखा हुआ है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अर्थात जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिजर्वेशन क्या है? प्रतिनिधित्व है। रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। यदि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, गरीबों की गरीबी सरकार खत्म करना चाहती है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हर गरीब की गरीबी को खत्म करने का कर्तव्य है सरकार का। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में गरीब लोग हैं, तो उसकी गरीबी को सरकार खत्म करना चाहती है, तो कोई गलत बात नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। वो ऐसा करना चाहती, अच्छी बात है, मगर करने का तरीका रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अर्थात जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण बनाया गया है, गरीबी निर्मूलन के लिए आरक्षण नहीं बनाया गया। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसकी गरीबी सरकार खत्म करना चाहती है और रिजर्वेशन के द्वारा खत्म करना चाहती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है। भारत सरकार का पिछला बजट 35 लाख करोड़ का है। भारत में कितने बजट बनाए जाते हैं? देखो कितने बजट है भारत में। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, स्टेट गवर्नमेंट का बजट, महानगर पालिका का बजट। बॉम्बे के महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ का है, अकेले बॉम्बे का, एक साल का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे महानगर पालिका के बाद नगर पालिका का बजट, फिर ग्राम पंचायत का बजट, फिर तालुका पंचायत का बजट, फिर जिला पंचायत का बजट, इतना बजट है। और इन सभी लोगों को टैक्स लगाने का अधिकार है और जनता से टैक्स वसूलने का अधिकार है और वसूले हुए पैसों से विकास करने पर खर्चा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार का पिछला बजट 35 लाख करोड़ का है। कितने लोगों को ये आंकड़ा समझ में आता है कि ये कितना है? तो हमारे लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता कि ये आंकड़ा है कितना। 35 लाख करोड़। तो हमारे लोग क्या सोचते होंगे? या अरे लाख की बात है। हमारे लोग क्या सोचते होंगे? अरे लाख की बात है। लाख की बात नहीं, लाख करोड़। लाख करोड़ का मतलब कितना? 100,000 करोड़। लाख म्हणजे 100,000 करोड़।
आणि 100,000 करोड म्हणजे 1,00,000 करोड, असे किती 35. आता थोडस लक्षात आलं, थोडस, जास्त नाही. एवढा खर्च केंद्र सरकारचा एका वर्षाचा आहे. तो सरकार के पास गरीबों की गरीबी खत्म करने के लिए बहुत पैसा है, और गरीबी निर्मूलन के लिए वो स्कीम बना सकती है, योजना बना सकती है, और गरीबों की गरीबी खत्म कर सकती है. जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ बनाया था कार्यक्रम, वैसे सवर्णों की गरीबी हटाओ ऐसा बीजेपी वाले कर सकते थे. ब्राह्मणों की गरीबी हटाओ, क्षत्रियों की गरीबी हटाओ, वैश्यों की गरीबी हटाओ, ऐसा सरकार कार्यक्रम बना सकती थी. उसको बनाने का अधिकार है. ऐसा करने से उसके पास अधिकार है. मगर उन्होंने एक मिसकंसेप्शन समाज में एस्टैब्लिश करने का काम किया जो बहुत डेंजरस है. वो डेंजरस क्या है कि रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम है. रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है. रिजर्वेशन इज a representation. Those who are not adequately represented. एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैं ही अपनी बात नहीं बता रहा हूं. बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, रिजर्वेशन किसको देना चाहिए? जिसको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. Those who are not adequately represented. इसका मतलब दूसरा अर्थ आपको समझाता हूं. अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को प्रशासन में कितना प्रतिनिधित्व है? 79.2%. संख्या कितनी है? 15%. तो 15 5 75, तो 5 गुना से भी ज्यादा जिनकी संख्या है 15, उसको अपनी संख्या के 5 गुना से ज्यादा पहले से प्रतिनिधित्व है. 79.2% है. 10% देने से 89.2 हो गया. तो ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है, अतिरिक्त प्रतिनिधित्व है. संख्या के प्रमाण के बहुत ज्यादा. यानी पहले कितना है था उनका? 79.2%. तो ये पर्याप्त है या बहुत ज्यादा है? तो 5 गुना ज्यादा है. 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना से भी ज्यादा है. उनको उन्होंने आर्थिक आधार पर और 10% दे दिया, तो 79 का आंकड़ा 89.2 हो गया. ये तो बहुत ज्यादा गलत है. ये तो किसी को पता ही नहीं है जो मैं बता रहा हूं. मैं ही जानता हूं ना, बाकी किसको समझ में आता है? सुप्रीम कोर्ट में हमारे बहुत सारे वकील हैं. मैं सोचता था कि कोई वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में गया होगा, एक भी नहीं गया. तो इससे प्रूव होता है कि ये किसी भी मापदंड में ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. मगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इसे 5 जज की बेंच में से 3 जजेस ने इसे संवैधानिक घोषित किया. और हैरान करने वाली और एक बात है, चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं है 3 जज में. हेड ऑफ द बेंच, वो जो 5 जज का बेंच है, उस 5 जज का जो बेंच का हेड है वो चीफ जस्टिस था. अभी जो यू ललित अभी जो रिटायर्ड हो गया, वो हेड ऑफ द बेंच था. वो उससे सहमत नहीं है. आमतौर पे जो हेड ऑफ द बेंच होता है
उसकी राय ही दूसरे जज मानते हैं। मगर ये पहला शायद जुडिशियल हिस्ट्री का पहला जजमेंट है जिसमें चीफ जस्टिस इसे असंवैधानिक कह रहा है, 5 जज का बेंच, और उसमें 3 जज कह रहे नहीं ये संवैधानिक है। ये जो नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने जो कानून बनाया वो संवैधानिक है। उसमें 2 जज ब्राह्मण है, 1 जज पारसी है, पारदी वाला, 1 जज पारसी है। तो उन लोगों ने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया। जिन्होंने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया उनके जजमेंट में कहीं पर भी संविधान का आधार लेकर उन्होंने निर्णय दिया, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। कोई भी जजमेंट देने का अधिकार जजेस को अपने मन से देने का अधिकार नहीं है। संविधान में अगर उसका कोई प्रावधान है तो इंटरप्रिटेशन के आधार पर जजेस फैसला दे सकते हैं, मगर जजेस ने ऐसा नहीं किया। तो जजेस ने क्या किया, जो असंवैधानिक बात थी उसको केवल बहुमत के आधार पर संवैधानिक घोषित किया। इसे 7 जज के बेंच में चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि 5 जज का बेंच है, संविधान पीठ है। 5 जज की जो पीठ होती है वो संविधान पीठ मानी जाती है। उसे चैलेंज करना है तो 7 जज बेंच में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये काम किया गया, मगर ये करते वक्त संविधान का आधार लेकर उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया, केवल बहुमत के आधार पर दिया। ये और डेंजरस बात है, क्योंकि भविष्य में इसको प्रेसिडेंट अगर माना गया तो बहुमत वाले लोग संविधान के विरोध में फैसला देने का काम शुरू करेंगे और एक नया संविधान रचने का काम करेंगे, जैसा इसमें किया गया, जो डेंजरस है। इसे इसलिए हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने देने के बावजूद भी नहीं मानते, और हम इसके विरोध में है। मगर एक शर्त के साथ हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो शर्त क्या है कि आप लोगों ने ही 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही 50% की सीलिंग लगाई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अभी ये 60% हो गया है? अभी तो 60% हो गया ना। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ही सीलिंग लगाई थी, 50% की सीलिंग लगाई थी, पाबंदी लगाई थी, 50% के ऊपर नहीं हो सकता। अभी आपने ही उस सीलिंग का उल्लंघन किया और आपने ही 50 का 60 कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया 60। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के जज 16 नवंबर 92 में मंडल कमीशन पर जो जजमेंट दिया गया, वो जजमेंट 9 जज बेंच का है। तो 5 जज बेंच को बदलने का अधिकार है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं है। 9 जज बेंच का फैसला 5 जज बेंच को बदलने का अधिकार नहीं है। 11 जज के बेंच को ही बदलने का अधिकार है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। यह भी बहुत बड़ी बात है, यह भी बहुत भयंकर बात है। ये किसी मीडिया में, अखबार में, कहीं पर भी ये कुछ बात आई नहीं। होना चाहिए था, मीडिया वालों को बात करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। मेरे अलावा कोई बोल ही नहीं रहा इस बात के संबंध में, किसी को पता ही नहीं है इसकी समीक्षा किस तरह से किया जाए। इसलिए कुछ बातें आपको बता रहा हूं। तो इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। असहमति का अधिकार आर्टिकल 19 में है, इसी के तहत बोल रहा हूं। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, केवल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है। उसके तहत बोल रहा हूं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। एक शर्त के साथ उसको हम सहमत हो सकते हैं कि जब आपने सीलिंग को तोड़ ही दिया
50 की सीलिंग को आपने तोड़ ही दिया, मगर 52% वाले ओबीसी के लिए आपने सीलिंग लगाया और 52 वालों को कहा नहीं 27 दे सकते हैं, 22.5 पहले से ही है, तो 49.5% है रिजर्वेशन, वो भी 50% नहीं है। तो आपने 27% रिजर्वेशन दिया ओबीसी को, 52 वालों को 52 देना चाहिए था, मगर 52 वालों को आपने 27 दिया और 50 का सीलिंग लगा दिया, क्योंकि बैकवर्ड लोगों का मामला था तो आपने सीलिंग लगा दिया। बैकवर्ड लोगों का मामला था तो सीलिंग लगा दिया, ब्राह्मणों का मामला आया तो सीलिंग उठा दिया। ऐसा आरोप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर आ सकता है, मैं ही कर रहा हूं, दूसरे लोग बाद में करेंगे, मैं ही कर रहा हूं। ऐसा आरोप आपके ऊपर आ सकता है और मैं ही कर रहा हूं। और अगर आपने सीलिंग तोड़ ही दिया, बैकवर्ड के लिए तोड़ा, उनके लिए तोड़ा, चाहे किसी के लिए भी आपने तोड़ा, अगर तोड़ा तो अब हमारी एक शर्त है, 52 वालों को 52 दे दो। तोड़ दिया ना आपने, तोड़ दिया ना, तो हम इससे सहमत नहीं है। आपने तोड़ा, संविधान की व्यवस्था को तोड़ा, हम इससे सहमत नहीं है, मगर एक शर्त के साथ सहमत हो सकते हैं, जब आपने तोड़ ही दिया तो 52 वालों को 52 दे दो। आपने तोड़ ही दिया ना, तो 52 वालों को 52 दे दो। 52 वालों को जब 52 दे दोगे, फिर 52 वाले भी इसके समर्थन में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक नया संवैधानिक सवाल में आपके विचार के लिए, देश के विचार के लिए, क्योंकि यहां रिकॉर्ड हो रहा ना, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारे देश में जा रहा है, ये सारे देश के लाइव चल रहा है, ये सारे देश के लोग सुन रहे, लंदन में भी सुन रहे, न्यूयॉर्क में भी सुन रहे, सारी दुनिया में मेरी बात सारी दुनिया में लोग सुनते हैं, तो सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, जजेस भी सुन रहे हैं। कोई जजेस आकाश में थोड़ी रहते हैं, जजेस आकाश में थोड़ी रहते हैं, वो भी तो इधर ही रहते हैं, दुनिया में ही रहते हैं। इसलिए उनके पास भी मेरी आवाज जा रही है, और अगर वो सुन रहे हैं तो वो स्यो मोटो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, स्वतः संज्ञान लेने की व्यवस्था। कोई कोर्ट में केस लेकर जाता है या नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो स्वतः संज्ञान लेकर भारत सरकार के वकील को बुलाकर स्वतः ही केस शुरू कर सकती है। इतना पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट में। ले लो, दे दो, 52 को 52 दे दो। और अगर 52 को 52 नहीं दिया गया तो इसके लिए भारत बंद करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए साथियों, इस संदर्भ में मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि हम इससे सहमत हो सकते हैं, एक शर्त के साथ, 52 को 52% दे दो और उसका भी ABCD करो, 52 का भी ABCD करो, ताकि हरेक को उसका प्रतिनिधित्व मिले। 52% में आप ABCD करो, ताकि हरेक को उनकी संख्या की गिनती करो और गिनती के अनुसार दे दो, ताकि न्याय हो जाए। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब आम्बेडकर ने एक पहले पन्ने पर, संविधान का जो पहला पन्ना है ना, वो पहले पन्ने ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। ये है प्रियम्बल, और उसको हिंदी में कहते हैं उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये पंथ निरपेक्ष जो ट्रांसलेशन है ये RSS के लोग आने के बाद किया, ये धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये संविधान पंथ निरपेक्ष है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बाकी सारे पंथ है उसके प्रति हम निरपेक्ष रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे और
बाकी सारे को हम पंथ मानते हैं तो उसको भी लागू करेंगे। तो ये पंथ निरपेक्ष जो है ये ट्रांसलेशन गलत है, इतना सही स्टडी करना पड़ता है संविधान का। ये पंथ निरपेक्ष आरएसएस का विचार है, ये आरएसएस के हिसाब से ट्रांसलेशन किया गया है, ये पंथ निरपेक्ष नहीं, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है सेक्युलर। तो सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नहीं। शब्दों के ही तो अर्थ होते हैं, संविधान तो इसी के लिए बनता है, संविधान तो शब्दों से ही लिखा जाता है। इतना बारीकी से स्टडी होना जरूरी है, ये हमारे वकीलों को समझ में आना चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं वकील नहीं हूं, फिर भी मैं ऐसा बोलते रहता हूं, बताते रहता हूं। तो मैं